नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में, जहाँ पे हम डिपार्टमेंटल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिफरेंट टॉपिक्स को कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं, जिससे वो माइंड में रजिस्टर्ड रहें। और साथ साथ हम निमोनिक्स के थ्रू जो फैक्चुअल पोर्शन होता है उसको भी माइंड में मैपिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें लंबे टाइम तक मैकेनिकली याद रह पाए। आज का हमारा टॉपिक है जॉइनिंग टाइम। जॉइनिंग टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और इसे इजीली इसमें स्कोर भी किया जा सकता है। बट थोड़े कन्फ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स इसमें स्कोर नहीं कर पाते, तो आज हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं MCQ के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जॉइनिंग टाइम रूल्स आर इफेक्टिव फ्रॉम। ऑप्शंस आर फर्स्ट 8th 1978, B 8/5 1979, C 1/1 2017 and D 1/2 1977। एंड द राइट आंसर इज B 8 मई 1979। अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है, देखो बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कब होती हैं? गर्मियों में होती हैं। बच्चों की क्लासेस कब तक चलती हैं? एग्जाम के बाद रीअसेंबली होती है और मई के फर्स्ट वीक तक चलती है। तो और सेकेंड वीक में बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो 7 मई तक तो क्लासेस चलेंगी। 8 मई को बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाते हैं मई के महीने में, और बच्चे ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, अपने कज़न्स वगैरह को ज्वाइन करते हैं। तो 8 मई हो गया। अब ईयर की बात आती है। ईयर कैसे आएगा? जो 79, 7 8 का प्रीफिक्स है और 9 उसका सफिक्स है। तो 8 मई 1979, 7 8 से पहले आएगा और 9 बाद में आएगा। 8 को बच्चे ज्वाइन करेंगे क्योंकि 7 तक बच्चे क्लासेस लेते हैं। तो 8 में 1979 इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जॉइनिंग टाइम रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू। ऑप्शंस आर 1 रेलवेज, 2 आर्म्ड फोर्सेस, 3 कंटिजेंसी स्टाफ। ऑप्शंस आर A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only and D all of the above। एंड द राइट आंसर इज D all of the above। अब देख लेते हैं JT रूल्स कहाँ पर अप्लाई नहीं होते? रेलवे, आर्म फोर्सेस, पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल्स एंड कंटिजेंसी स्टाफ। ये 5 चीज़ें होती हैं जहाँ पर JT रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी सब जगह पर अप्लाई होते हैं। तो अब इसको देखने के लिए कैसे याद करेंगे? हम करते हैं रैप। रैप होता है जिसमें डांस करते हैं लोग। तो रैप को, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो अब वो रैप करेंगे मिलके। तो बच्चे बोलेंगे रैप को ज्वाइन करेगा कौन कौन, यानी रैप है, रैप कर रहे हैं, उसको कौन कौन ज्वाइन करेगा। तो इसमें रैप में रेलवे, A से आर्म फोर्सेस और P से पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज। ज्वाइन से हमें याद रखना है JT का, ज्वाइनिंग टाइम्स का रूल है हमारा, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, दिमाग में नहीं रह पाती कौन सी ट्रिक कहाँ पे लगेगी। तो उसके लिए उसका जो की वर्ड है वो भी रखना है। तो ज्वाइन का मतलब ज्वाइनिंग टाइम करेगा कौन कौन। कौन में आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल्स और दूसरे कौन पे आएगा कंटिजेंसी स्टाफ। तो 5 हो गए आपके, रेलवेज, आर्म फोर्सेस, पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, कंटिजेंसी स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल। रैप को ज्वाइन करेगा कौन कौन। होप भी आपको क्लियर हो गया होगा इससे ट्रिक को। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाई दीज रूल्स इज ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट विच हैज़ डिफरेंट रूल्स। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि एक डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम रूल्स चलते हैं, बट उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है जहाँ पर ये रूल नहीं चलते, डिफरेंट रूल्स चलते हैं। तो ऑप्शंस आर, ही विल बी गवर्न बाई देयर रूल्स, यानी उस डिपार्टमेंट के रूल से। सेकेंड, विद एक्सप्रेस प्रोविजंस ही मे बी गवर्न बाई JT रूल्स। ऑप्शंस आर A 1 only, B 1 and 2 both, C 2 only and D none। एंड द राइट आंसर इज B both 1 and 2। देख लेते हैं। इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाई दीज रूल्स, यानी JT रूल्स, इज ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट, उसे कोई दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, विच हैज़ डिफरेंट रूल्स, ही विल बी गवर्न बाई देयर रूल्स अनलेस देयर इज एक्सप्रेस प्रोविजन ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी। यानी कि अगर JT रूल्स के डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो और वहाँ पर डिफरेंट रूल्स चलते हैं, तो आप उस डिपार्टमेंट के रूल्स से गवर्न होगे, ना कि JT रूल से। अगर उसमें एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, सपोज उसमें एक प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम रूल्स चलते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम रूल्स काउंट होंगे, तब फिर हो सकता है। अगर प्रोविज़न नहीं है तो फिर जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वहीं के रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। दूसरा, द गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज रूल्स एंड दोज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स ज्वाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन फॉरेन सर्विस, दे विल बी गवर्न बाय ज्वाइनिंग टाइम रूल्स अनलेस देर आर एक्सप्रेस प्रोविजन ऑन द कॉन्ट्रेरी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में हमारे ज्वाइनिंग टाइम रूल्स नहीं चलते हैं ये वाले, या किसी और डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करता है डेपुटेशन पर या फॉरेन सर्विस पे या एनी अदर वे,
दे विल बी गवर्नमेंट जॉइंटिंग टाइम रूल्स, यानी कि अब वो दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में आ रहा है तो हमारे रूल से चलेगा, अनलेस देर आर एक्सप्रेस प्रोविजन ऑन द कॉन्ट्री। अगर उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है कि उस डिपार्टमेंट के सो एंड सो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अगर हमारे यहाँ पे जाता है तो उस डिपार्टमेंट के रूल्स ही फॉलो करेगा। तो अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो हमारे यहाँ से होगा। तो जिस्ट क्या है, जिस्ट ये है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे, अगर कोई और प्रोविज़न नहीं है तो। अगर जेटी रूल्स के डिपार्टमेंट से आप अदर डिपार्टमेंट में जाते हो तो अदर डिपार्टमेंट के रूल्स फॉलो करने होंगे। अदर डिपार्टमेंट से अगर जेटी रूल्स फॉलो करने वाले डिपार्टमेंट के अंदर आप आते हो तो आपको जेटी रूल्स फॉलो करने वाले डिपार्टमेंट्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट। जब कोई न्यू पोस्ट को ज्वाइन करता है तब उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। ऑप्शन 1 एट सेम स्टेशन, 2 एट न्यू स्टेशंस। ऑप्शंस आर 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी नन ऑफ द अबव एंड डी बोथ। एंड द राइट आंसर इज डी, बोथ ऑफ दीज। तो ज्वाइनिंग टाइम का हमारा होता है, अब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन करता है, आपको पब्लिक इंटरेस्ट में दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसके बीच में जो ट्रांजिट टाइम होता है, कुछ टाइम लगता है, उसके लिए आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। उसके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग टाइम दिया हुआ है आपको। इस डिपार्टमेंट में जाओगे तो इतने टाइम के लिए, इस डिपार्टमेंट में इतनी दूर डिस्टेंस है तो इतने टाइम के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो न्यू स्टेशन जा रहा है, यानी कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या उसके दूसरी कहीं भी जा रहा है, तो उसको ट्रांजिट में टाइम लगेगा। उसको अपनी फैमिली को भी शिफ्ट करना है, उसको सामान को भी शिफ्ट करना है, अपने घर को भी शिफ्ट करना है, वहाँ पे उसे एक्वेंट भी करना है, तो उसके लिए उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और सवाल पैदा होता है क्या वो सेम स्टेशन पर है तब भी उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? हाँ, तब भी मिलेगा उसको ज्वाइनिंग टाइम। चलते हैं क्वेश्चन, 2 days एडिशनल जेटीज इन केस ऑफ ट्रांसफर टू और फ्रॉम 1 नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम, 2 Andaman and Nicobar, 3 Ladakh, and 4 Lakshadweep. Options are A 1, 2 and 3 only, B 1, 3 and 4 only, C 2, 3 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. अगर आप ज्वाइनिंग टाइम के लिए में पोस्टिंग आपकी होती है या आप वहाँ से आ रहे हो, कौन कौन सी जगह, नॉर्थ ईस्ट से या अंडमान निकोबार से, लद्दाख से, लक्षद्वीप से, तो आपको जो जेटी रूल्स हैं उसके एडिशन में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा जेटी दिया जाता है। चलते हैं आगे, ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट। ज्वाइनिंग टाइम पब्लिक में किया जाता है कौन सा? एट सेम स्टेशन, एट न्यू स्टेशंस। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, इसका आंसर है बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम? 1 जेटी इज ग्रांटेड बाय अथॉरिटी हैविंग कंट्रोल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, यानी जेटी ज्वाइनिंग टाइम जो आपको दिया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो आपको देती है उसके द्वारा दिया जाता है। दूसरा, जेटी इज पेड बाय द अथॉरिटी ऑफ न्यू ऑफिस, यानी जिस ऑफिस में जा रहे हैं वो आपको पे करता है। तीसरा, फॉर पीरियड लेस देन 180 days नो जेटी इज प्रोवाइडेड बट एक्चुअल ट्रेवल टाइम इज गिवन। A all of the above, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 2 only. And the right answer is A all of the above. अब जब किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें 2 ऑफिसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक जहाँ से वो रिलीव होता है, दूसरा जहाँ पे वो ज्वाइन करता है। तो ज्वाइनिंग टाइम कौन ग्रांट करेगा? ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा जब उसको पहले ही दे दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जब उसने जाके पहुंच गया है तब ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ये तो पहले ही दिया जाएगा, एडवांस में दिया जाएगा कि आपको 15 days या 10 days या 5 days का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपको 5 days के बाद 6 day आपको उस जगह पर रिपोर्ट करना है। तो ज्वाइनिंग टाइम तो एडवांस में देना ही देना है, तो अब एडवांस में नया ऑफिस तो दे नहीं सकता, तो पुराना ऑफिस देगा, ग्रांट हो गया। अब उसके बाद जब जाएगा तो ज्वाइनिंग देगा और अपना जेट वहाँ से अपना रिलीविंग देगा, तो 5 days का जो गैप आएगा वो जेटी की एंट्री उसकी की जाएगी न्यू के द्वारा। तो इसका मतलब जेटी जो पे की जाएगी वो नए ऑफिस के द्वारा की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, फॉर पीरियड लेस देन 180 days नो जेटी इज़ प्रोवाइडेड बट एक्चुअल ट्रैवल टाइम इज़ गिवन। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय को किसी अदर जगह पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है 180 days यानी कि ऑलमोस्ट 6 months के लिए, अब 6 months के लिए वो ऐसा तो है नहीं कि अपनी फैमिली को शिफ्ट करेगा या उसको अपना लगेज शिफ्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, या वो अपना घर रेंट पे लेगा लंबे टाइम के लिए, या फिर वो अपने बच्चों का स्कूल को एडमिशन कराएगा, ऐसा कुछ तो करना नहीं होगा। तो उस केस में उसको फिर इतना ज़्यादा जेटी की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस केस में उसको सिर्फ एक्चुअल ट्रांजिट टाइम दिया जाएगा अगर 180 days का टाइम है तो, और उसके बाद उसको वापस अपनी जगह पर लौट कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For appointments to the post in central government through competitive exams open to outsiders and सेंट्रल ऑफिशियल्स बोथ, यानी कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ओपन है और इसके अलावा वो आउटसाइडर्स के लिए भी ओपन है. विच ऑफ द बिलो मैंशन ऑफिशियल्स आर एलिजिबल फॉर जेटी, किस किस ऑफिशियल को जेटी दिया जाएगा. 1. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. 2. परमानेंट प्रोविजनली परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ एलिजिबल फॉर जेटी. 3. टेम्पररी सेंट्रल ऑफिशियल्स नॉट completed 3-year services. Options are A. all of the above, B. 1 and 3 only, C. 2 and 3 only, D. 1 and 2 only. And the right answer is D. 1 and 2 only. देख लेते हैं. Cases when employees are eligible to attend competitive exams open for outsiders also. For appointments to the post in central government through competitive exams open to outsiders and central government, the central government officials and permanent provisionally permanent central government state government staff eligible for JT, यानी central government और स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो परमानेंट स्टाफ हो या प्रोविजनली परमानेंट स्टाफ हो, वो सभी जेटी के लिए एलिजिबल होंगे. यानी कोई प्रोविजनर है वो भी जेटी के लिए एलिजिबल होगा. हाउएवर द टेम्परेरी सेंट्रल ऑफिशियल्स नॉट completed 3-year सर्विस एलिजिबल ओनली फॉर जेटी बट नो जेटी पे. यानी कि जो सेंट्रल ऑफिशियल्स हैं जो टेम्परेरी हैं और इनको 3 साल से कम का टाइम हुआ है, उनको जेटी पे नहीं मिलेगा. ज्वाइनिंग टाइम का जो पे मिलता है वो नहीं मिलेगा. एक्चुअल जो ज्वाइनिंग टाइम है सिर्फ वो दिया जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डज द ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट्स. 1. ऑन द डेट ऑफ relinquishment if charge given in forenoon. 2. next day of the date of relinquishment if charge given in afternoon. 3. holiday can be prefixed and suffixed in JT. Options are A. all of the above, B. 3 only, C. 2 and 3 only, and D. 1 and 2 only. तो राइट आंसर इज D. 1 and 2 only. देख लेते हैं. JT starts on the day of relinquishment if charge is given forenoon, अदरवाइज नेक्स्ट डे. यानी अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना चार्ज रिलीव हुआ है वो फोरनून में हुआ है तो आफ्टरनून में ज्वाइन करना होता है दूसरी जगह पर, और अगर आफ्टरनून में रिलीव हुआ है तो नेक्स्ट डे ज्वाइन करना होता है. 3-4 घंटे का आपको उसको टाइम मिलता है. हॉलीडेज फॉलोइंग ज्वाइनिंग टाइम नॉर्मल जेटी डीम टू बी एक्सटेंडेड. अगर कोई हॉलीडे जेटी के बाद आता है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको 30 को आपको जेटी ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हॉलीडे आ रहे हैं 2 दिन, तो जेटी को एक्सटेंडेड मान लिया जाता है. कोई एम्प्लॉय 30 नवंबर को उसका जेटी ख़त्म हो रहा है, 1 और 2 दिसंबर को सैटरडे और संडे पड़ रहे हैं, तो उसको ऑब्वियस है कि उसे मंडे को ज्वाइन करना होगा. तो उसके अगर उसको 30 तक अगर हम मानते हैं जेटी, तो 1 और 2 का क्या होगा, उसकी सैलरी कैसे बनेगी, उसकी सर्विस का क्या होगा. तो इस केस में हम जेटी को एक्सटेंडेड मान लेंगे कि जेटी एक्सटेंडेड है टिल संडे यानी टिल 2 दिसंबर, और 3 से उसको ज्वाइन करना होगा. लेकिन हॉलीडे एंड संडेज कैन नॉट बी प्रीफिक्स्ड एंड इंटरवीनिंग हॉलीडेज ट्रीटेड एज जेटी. अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एम्प्लॉई 1 दिसंबर से जा रहा है जेटी पे और 29 और 30 को सैटरडे और संडे पड़ रहा है, तो वो 1 से लेगा नहीं, वो 1 से नहीं ले सकता. वो लेना है तो फिर आपको 29 से लेना पड़ेगा. आप उसको प्रीफिक्स करके बढ़ा नहीं सकते हो. हाँ, ख़त्म हो रहा है और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है तो वो चलेगा क्योंकि वो एक्सटेंडेड है, बट आप उसको प्रीफिक्स नहीं कर सकते हो. सिमिलरली अगर आपके सैटरडे संडे या कोई पब्लिक हॉलीडे जेटी के बीच में आ रहा है तो उसके लिए उस दिन आपको हॉलीडे नहीं होगा, उस दिन आपको जेटी के बीच में ही कवर होंगे, वो आपको हॉलीडे नहीं मिलेगा, उसका कोई उसका कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा. तो अगर जिसमें अगर हम बात करें तो अगर कोई हॉलीडे या सैटरडे संडे जेटी के बाद में आ रहा है तो जेटी वहाँ तक आपका कंटिन्यू रहेगा. अगर आपको 10 डेज़ का जेटी मिला है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो आपका जेटी एक्सटेंडेड हो जाएगा 12 डेज़ तक के लिए. बट अगर आपकी जिस दिन से आप जेटी ले रहे हो उससे 2 दिन पहले छुट्टियाँ हैं तो आपको 12 दिन का जेटी नहीं मिलेगा, आपको 2 दिन पहले से लेना पड़ेगा और 10 दिन का ही जेटी मिलेगा. सिमिलरली अगर बीच में कोई सैटरडे संडे पड़ रहा है, हॉलीडे पड़ रहा है, तो वो आपको छुट्टी में काउंट नहीं होगा, लीव नहीं होगी, और उसके अगेंस्ट में आपको आगे कोई कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपको जेटी का ही पार्ट माना जाएगा. चलते हैं आगे. जेटी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू न्यू हेडक्वार्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. Where the transfer orders received at a place other than old headquarters. Second, where the official hands over charge at a place other than old headquarters. 3. Where the headquarters of government servant who is on tour change to tour station itself. And 4. Where temporary transfers change to permanent transfer. Options are A. all of the above, B. 2 and 3, 2, 3 and 4 only, C. 1, 2 and 3 only, and D. 1, 2 and 4 only. And the right answer is A. all of the above.
अब देखो जेटी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओल्ड हेड क्वार्टर टू न्यू हेड क्वार्टर्स इन ऑल केसेस। किस किस केस में ओल्ड से न्यू तक कैलकुलेट किया जाता है? अगर वो सिंपल ओल्ड हेड क्वार्टर से चार्ज छोड़ता है और न्यू हेड क्वार्टर में जाके ज्वाइन करता है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो वो कर ही रहा है। बट कुछ बीच में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं किस किस केस में उसको ओल्ड से न्यू तक माना जाएगा। 1, वेयर द ट्रांसफ़र ऑर्डर्स रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन ओल्ड हेड क्वार्टर। सपोज एम्प्लॉय एलटीसी पर है या कहीं भी है, लीव पर है, उसको तब मिलते हैं, ऑर्डर इशू होते हैं, तब भी उसका ओल्ड से न्यू माना जाएगा। अगर वो एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ से दो, मैं तो यहाँ पर हूँ, नहीं, आपको ओल्ड से न्यू मिलेगा। वेयर द ऑफिशियल हैंड्स ओवर चार्ज एट अ प्लेस अदर देन ओल्ड हेड क्वार्टर। अगर वो अपना चार्ज हैंड ओवर करता है ओल्ड हेड क्वार्टर के अलावा कहीं और हैंड ओवर करता है, फिर भी उसको जो जेटी मिलेगा ओल्ड हेड क्वार्टर से मिलेगा। तीसरा, वेयर द हेड क्वार्टर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ऑन टूर चेंज टू टूर स्टेशन इटसेल्फ। अगर वो जहाँ पर टूर पे था और वहीं पर उसका स्टेशन चेंज हो गया है, तो टूर स्टेशन को ही जो है हेड क्वार्टर बना दिया गया है, तो ओल्ड से न्यू तक मिलेगा। सपोज़ कोई टूर पे गया है, अपने होम टाउन, अपने होम हेड क्वार्टर से बाहर गया हुआ है, और वहाँ पर उसका बाद में पता चलता है, ऑर्डर इशू होते हैं कि ये आपका नया प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वही आपका स्टेशन बन गया, तब भी आपको ओल्ड से न्यू मिलेगा, क्योंकि आप टूर पे गए हुए हो। लेकिन बाद में आपको अपना, अगर आप टूर पे जाते हो तो आप अलग तरीके से जाते हो, बट अगर आप शिफ्ट करते हो हेड क्वार्टर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी होती है, तो जेटी की एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। नेक्स्ट, वेयर टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र चेंज टू परमानेंट ट्रांसफ़र। टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र पर गया था और परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया, तब भी उसको जेटी मिलेगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम? 1, if journey is 1000 kilometer or less, 10 days JT is granted. However, 12 days JT is granted if travel includes more than 200 kilometers road journey. 2, if journey is more than 1000 kilometers, 12 days JT is granted. However, 15 days JT is granted if road journey is more than 200 kilometers. 3, if journey is more than 2000 kilometers, 15 days JT is granted. However, 17 days JT is granted if road journey is more than 200 kilometers. And 4, travel by air maximum 10 days JT is granted. Options are A, all of the above, B, 2, 3 and 4 only, C, 1, 2 and 3 only, and D, 1, 2 and 4 only. And the right answer is C, 1 and 2 only. अब देख लेते हैं। 1 day allowed to join a new post in the same station और विच डज नॉट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेजिडेंस। यानी सेम स्टेशन पर हो या ऐसा स्टेशन भले ही चेंज हो रहा है बट रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा है आपका। जैसे पोस्टिंग आपकी दिल्ली से गाज़ियाबाद होती है और कोई इंडिविजुअल गाज़ियाबाद से कम्यूट कर रहा है, या दिल्ली से हरियाणा होती है और गुड़गांव में, तो स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेशन चेंज हो रहा है, बट वो ऑलरेडी वहीं से कम्यूट कर रहा है, तो केवल 1 डे की मिलेगी। या सेम स्टेशन भी है तो भी 1 दिन की जेटी मिल जाती है। जेटी इज़ बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर्स। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जेटी डिस्टेंस पर ही होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाती है आपकी जेटी का टाइम बढ़ता जाता है। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जेटी इज़ बेस्ड ऑन वॉट, तो डिस्टेंस याद रखना। नेक्स्ट, 1000 किलोमीटर्स और लेस 10 डेज, यानी कि अगर 1000 किलोमीटर या कम की जर्नी है आपकी, 10 डेज़ का आपको ड्यूटी मिलेगी। अगर 200 किलोमीटर्स की रोड जर्नी इंक्लूड है उसमें, तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे 12 डेज़ का। अगर मोर देन 1000 किलोमीटर की जर्नी है तो आपको 12 डेज़ मिलेंगे, बट अगर आपकी रोड जर्नी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 डेज़ मिलेंगे। अगर आपका जो जेटी जो डिस्टेंस है दोनों हेडक्वार्टर्स के बीच का वो 2000 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा है तो आपको 15 डेज़ मिलेगा, और सिर्फ 15 ही मिलेगा, चाहे आपकी रोड जर्नी 200 किलोमीटर से ज़्यादा ही क्यों ना हो, उस केस में आपको मैक्सिमम इतना ही मिलता है। और ट्रैवल बाय एयर के केस में मैक्सिमम 12 डेज़ का जेटी आपको मिलता है। अगर आप बाय एयर जाते हो तो 12 दिन का मैक्सिमम मिलेगा, चेक इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हॉलीडेज ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम? 1, नॉर्मल जेटी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू द हॉलीडेज period if holidays following the joining time. 2, holidays and Sundays cannot be prefixed with joining time. 3, intervening holidays between the joining time and are treated as joining time. A, all of the above, B, 3 only, C, 2 and 3 only, and D, 1 and 2 only. And the right answer is A, all of the above. हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हॉलीडेज़ बाद में आते हैं
तो जो जिस दिन हमारा जीटी ख़त्म हो रहा है उसके नेक्स्ट डे अगर हॉलीडे पढ़ते हैं तो उसको हम जीटी को एक्सटेंड मान लेते हैं। अगर पहले पढ़ते हैं तो उसको हम नहीं कर सकते। आपकी जीटी जिस दिन से हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होगी, और इंटरवीनिंग हॉलीडेज़ को जीटी अगर हॉलीडेज़ बीच में आ रहे हैं जॉइनिंग टाइम के, तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आपके जॉइनिंग टाइम के अंदर ही काउंट होंगे और उसके अगेंस्ट में कोई भी कंपनसेटरी ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ जॉइनिंग टाइम? 1. Head of the department can extend the joining time by up to 30 days. 2. Department can extend the joining time beyond 30 days. Options are A. 1 only, B. 1 and 2 both, C. 2 only, and D. all of the above. And the right answer is B. 1 and 2 both. हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एक पोस्ट होती है जो हर डिपार्टमेंट में क्रिएट की जाती है, जो कि सारे कम्युनिकेशंस को बाहर से देखता है और पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास ये पावर होती है कि वो जॉइनिंग टाइम को चाहे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप टू 30 डेज़ के लिए डिले कर सकता है, बट उससे बियॉन्ड अगर डिले करना है तो डिपार्टमेंट करेगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट में आता है, अगर मिनिस्ट्रीज़ की बात की जाए तो सेक्रेटरी, अगर और डिपार्टमेंट होता है तो चेयरमैन, या जो टॉप पोजीशन होती है उसे डिपार्टमेंट बोलते हैं, और उनके पास ये पावर होती है कि वो जॉइनिंग टाइम को 30 दिन तक के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ जेटी विल बी क्रेडिटेड टू ईएल अकाउंट? यानी कि अगर कोई आपकी जेटी का पोर्शन अनयूटिलाइज रह जाता है तो आपके ईएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसकी कौन कौन सी कंडीशन सही हैं? 1. इफ़ अ जीएस जॉइन्स द न्यू पोस्ट विदाउट अवेलिंग जेटी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. 2. इफ़ ही जॉइन्स द पोस्ट विदाउट जेटी एंड टेक्स हिज फैमिली विद इन द टाइम लिमिट. ऑप्शंस आर A. 1 only, B. 1 and 2 both, C. 2 only, and D. all of the above. And the right answer is B. 1 and 2 both. देख लेते हैं। एज पर रूल 26, तो सबसे पहले तो रूल 26 होता है वो ज्वाइनिंग टाइम के ईएल क्रेडिट के लिए होता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई नई पोस्ट को ज्वाइन करता है और उसमें 2 कंडीशंस में से किसी एक को फुलफिल करता है, कौन कौन सी? ऑन द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कहीं लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उसको फटाफट ज्वाइन करना चाहिए, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है कुछ भी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्वेंट से बोलते हैं कि आप जाके ज्वाइन करो विदाउट अवेलिंग जेटी, एंड आपकी जेटी को बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा, और वो एडजस्टमेंट के लिए उसको ईएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिनको वो बाद में कभी भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। दूसरा, इफ़ ही जॉइन्स द पोस्ट विदाउट जेटी एंड टेक्स हिज फैमिली विद इन द टाइम लिमिट। अब ज्वाइनिंग टाइम में टाइम पर ज्वाइन करता है और अपनी फैमिली को भी टाइम पर लेके जाता है, तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम को ईएल में क्रेडिट किया जाता है। अब ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो इसलिए दिया जाता है कि वो अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं और वहाँ पर एडजस्ट करें, सेटल हो जाएं, और उसके बाद अपने ऑफिस को ड्यूटीज़ को ज्वाइन करें। बट कभी कभी क्या होता है कि लोग फैमिली को साथ लेके नहीं जा रहे हैं और विदाउट अवेलिंग जेटी पहुँच जाते हैं। अब ज्वाइन कर लिया, अगर ऐसा केस कंडीशन नहीं होती है तो ज्वाइन कर लिया, ईएल को अपने अकाउंट में क्रेडिट करा लेंगे और बाद में फैमिली को ले आएंगे और ईएल को दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जेटी का पर्पज़ तो वो है ही नहीं ना कि आप उसको एज ए ईएल यूज़ करें। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ईएल मिल गई है 15 डेज़ की। आप अगर 2000 किलोमीटर से बियॉन्ड जा रहे हो, आपने 15 डेज़ की ईएल ले ली है, तो ईएल थोड़ी ना है, वो तो जेटी है। तो जेटी का मतलब हुआ कि आपको उसी टाइम पे अवेल करनी है। बट हाँ, अगर आप जाते हो और फैमिली को विद इन टाइम अगर आप साथ में लेकर जाते हो और आपने जेटी को अवेल भी नहीं किया, यानी आपने सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर दिया, इसके बाद भी आपकी जेटी अनयूटिलाइज रह गई, तो आप उसको ईएल अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो। अब जेटी को जब ईएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है तो उसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं। पहला, 15 डेज़ माइनस जेटी अवेल्ड, यानी कि जितनी भी जेटी हैं उसमें से जेटी अवेल्ड, अगर 15 डेज़ की जेटी आपको मिलती है उसमें से 10 दिन की आपने अवेल कर ली हैं, तो आपको 5 दिन की लीव्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट में। अगर आपने 10 दिन की जेटी मिली हुई है आपको और आपने 5 दिन की जेटीज़ को यूटिलाइज कर लिया तो 5 दिन आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एक भी जेटी को अवेल नहीं किया तो आपको 10 की 10 अकाउंट में मिल जाएंगी। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि मैक्सिमम ऑफ 300 डेज़, क्योंकि कंडीशन ईएल की होती है कि आपके अकाउंट में मैक्सिमम ईएल 300 ही क्रेडिट की जा सकती हैं। अगर 300 ईएल से ज़्यादा अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी तो वो लैप्स हो जाती हैं। तो अगर जेटी में भी यही कंडीशन है, अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 300 डेज़ की ईएल है तो आपको उसके ऊपर जेटी का एडवांटेज नहीं मिलेगा। सपोज आपको 10 दिन की जेटी मिलती है, अनयूटिलाइज जेटी है, बट आपके पास 295 ईएल है, तो आपको 5 जेटी जो अनअवेल्ड है वो ईएल में क्रेडिट हो जाएंगी और 5 आपकी लैप्स हो जाएंगी। तो इसमें 300 डेज़ की कंडीशन को भी फुलफिल रखना होता है। तीसरा
कॉम्बिनेशन ऑफ जेटी यानी ज्वाइनिंग टाइम को किसी भी टाइप की लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है, यानी जेटी के साथ में आप दूसरी लीव को भी साथ साथ ले सकते हो, एक्सेप्ट सीएल। सीएल एक ऐसी लीव है जिसके साथ कोई भी छुट्टी को आप कंबाइंड नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट स्पेशल कैजुअल लीव, क्योंकि वो भी एक कैजुअल लीव ही है टाइप की। तो कैजुअल लीव के साथ आप जेटी को कंबाइंड नहीं कर सकते, बाकी आप किसी भी लीव के साथ उसको कंबाइंड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम? 1. If the initial transfer orders are revised, the GS is eligible to get a fresh spell of joining time in addition to what he availed from the place where he got revised orders. 2. JT is duty and JT pay will be pay of old post and TA, HR, etc. are relevant to the old post. 3. No conveyance allowance nor permanent TA is given in case of JT. Options are A. All of the above, B. 3 only, C. 2 and 3 only, and D. 1 and 2 only. And the right answer is A. All of the above. तो अगर इनिशियल ऑर्डर्स रिवाइज किए जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? ज्वाइनिंग फ्रेश स्पेल ऑफ जेटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर एक ज्वाइनिंग टाइम के लिए ऑलरेडी एक एम्प्लॉय को एक न्यू पोस्टिंग का ऑर्डर मिल चुका है, उसके बाद वो जा रहे हैं ट्रांजिट में या वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, पहुँचने के बाद ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बाद फिर से ऑर्डर रिवाइज हो जाते हैं, तो उनको क्या पुरानी वाली जेटी एडजस्ट की जाएंगी? क्योंकि उन्होंने नई पोस्ट पर तो अभी ज्वाइन भी नहीं किया हो सपोज़, तो क्या उनको मिलेंगी? हाँ बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि अब ऑर्डर रिवाइज हुआ है तो फ्रेश स्पेल ऑफ जेटी मिलेगा। जैसे एक एम्प्लॉय दिल्ली से ट्रांसफ़र होके जाते हैं, वो सपोज़ किसी भी दूसरे शहर में एमपी में, वो वहाँ पहुँचते हैं, जेटी को अवेल किया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले उनको दूसरा ऑर्डर मिल जाता है कि उनकी पोस्टिंग तीसरे किसी शहर में हो गई है, तो उनको फिर से जेटी मिलेगा वहाँ से। जेटी इज ए ड्यूटी एंड जेटी पे विल बी पे ऑफ ओल्ड पोस्ट, यानी कि जेटी जो होती है ओल्ड पोस्ट के हिसाब से, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओल्ड पोस्ट में ग्रांट होती है और DHRA उनको उसी के हिसाब से मिलेगा। और कन्वेंस अलाउंस, परमानेंट टीए जेटी के केस में कभी नहीं मिलता। कोई भी क्वेश्चन है याद रखना, कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट टीए ये कभी नहीं मिलते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम इन केस ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर? अब कोई एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरी जगह की पोस्टिंग के लिए, तब उसको क्या मिलेगा? 1. नो ज्वाइनिंग टाइम इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। 2. रेगुलर लीव कैन बी ग्रांटेड टू कवर द जर्नी पीरियड इन द केस ऑफ एट रिक्वेस्ट ट्रांसफर। 3. इफ द पीरियड ऑफ जर्नी इज नॉट रेगुलराइज इट इज ब्रेक इन सर्विस। ऑप्शंस आर A. ऑल ऑफ द अबव, B. 3 only, C. 2 and 3 only, and D. 1 and 2 only. And the right answer is D. 1 and 2 only. ज्वाइनिंग टाइम जो होता है, अगर कोई खुद से रिक्वेस्ट करता है एम्प्लॉय, तो उसको नो ज्वाइनिंग टाइम, उसको कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन ट्रांजिट टाइम मिलेगा उसको। दूसरा, रेगुलर लीव कैन बी ग्रांटेड टू कवर द जर्नी पीरियड इन द केस ऑफ एट रिक्वेस्ट ट्रांसफर। अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है जर्नी के लिए, उसको कोई भी लीव दे दी जाएगी जिस लीव को करके वो जा सकता है। तीसरा, इफ़ द पीरियड इज़ नॉट रेगुलराइज इट इज़ डैश नॉन, यानी कि ब्रेक इन सर्विस नहीं होगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय ट्रांजिट टाइम में जो भी टाइम लग रहा है उस किसी भी लीव से रेगुलराइज नहीं किया तो उस पीरियड को डैश नॉन कर दिया जाएगा, ब्रेक इन सर्विस बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटरवीनिंग हॉलीडेज होते हैं फ्रॉम हैंडिंग ओवर चार्ज एंड टेकिंग ओवर द चार्ज कैन बी अवेल्ड एंड द पे ऑफ दीज हॉलीडेज टू बी पेड बाय न्यू ऑफिस। अगर सपोज़ कोई एम्प्लॉय फ्राइडे को रिलीज़ होता है, सैटरडे संडे ऑफ है और मंडे को नई जगह पर ज्वाइन कर लिया जाता है, तो उसको वहाँ पे ले सकता है और पे जो होगा सैटरडे संडे का वो नया ऑफिस देगा, क्योंकि पुराने ऑफिस से तो उसको रिलीविंग हो चुकी है, अब तो वहाँ कुछ बचा नहीं है, तो नए ऑफिस में जाएगा तो नए ऑफिस से ही रिलीज़ होगा। द ऑफिशियल हु कंप्लीटेड देयर टेन्योर आर पोस्टेड एट देयर प्लेस ऑफ चॉइस आर एलिजिबल फॉर जेटी। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि जब किसी कोई ऑफिशियल जो होता है टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, फिर उनको ऑप्शन मिलता है कि वो अपने चॉइस के प्लेस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब वो चॉइस मिलती है वो आपका उसके लिए जेटी के लिए भी एलिजिबल होगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में नहीं आता, उनको इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया हुआ है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओवर स्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम? अगर कोई ओवर स्टे करता है तो क्या होगा? द पीरियड ऑफ ओवर स्टे ऑफ जेटी इज ब्रेक इन सर्विस। 2. इंक्रीमेंट फाइलिंग इन ड्यूरिंग द ओवर स्टे ऑफ जीटी इज ड्रॉन ऑन इट्स ड्यू डेट। 3. देयर इज नो रिलैक्सेशन इन केस ऑफ ओवर स्टे ऑफ जीटी। ऑप्शंस आर A. ऑल ऑफ द अबव,
B 3 only, C 2 and 3 only, and D none of the above. And the right answer is none of the above. अब इसमें क्या होता है, ओवर स्टेल ऑफ जेटी जो होता है, हमने पहले ही बताया था कि कोई रेगुलराइज नहीं होता तो उसमें भी डायसनॉन होता है, उसको डायसनॉन किया जाएगा। ब्रेक इन सर्विस तो बहुत बड़ी बात हो गई, ब्रेक इन सर्विस तो हो नहीं सकती किसी भी केस में। दूसरा, इंक्रीमेंट फॉलिंग इन बिटवीन विल बी ड्रॉन ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग। अब इंक्रीमेंट अगर बीच में पड़ता है, अगर उसने ओवर स्टे कर लिया है ज्वाइनिंग टाइम के बीच में किसी एम्प्लॉय ने, और उस बीच में उसको इंक्रीमेंट पड़ता है, सपोज़ कोई किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन करना था 28 जून को, वो ज्वाइन करते हैं और 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट ही होता, बट वो ज्वाइन करते हैं 5 जुलाई को, उस बीच में ओवर स्टे कर लेते हैं, तो उनका इंक्रीमेंट 1 से नहीं मिलेगा, ड्यू डेट से नहीं मिलेगा, ज्वाइन करने के बाद 5 जुलाई से होगा, यानी कि नेक्स्ट डेट जो आएगी इमीडिएट जिस दिन ज्वाइन करेगा उसी दिन से दिया जाएगा। रिलैक्सेशन एंड इंटरप्रिटेशन पावर्स विद DOPT। रिलैक्सेशन जो होता है कभी नहीं दिया सकता, बिल्कुल दिया सकता है, उसका रिलैक्सेशन और इंटरप्रिटेशन वो DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल करता है। क्वेश्चन नंबर 18, द GS इज डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम वन CGO एंड अपॉइंटेड टू अनदर CGO। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किया जाता है, उसको रिडक्शन करने के बाद स्टाफ को रिडक्शन किया जाता है। तो 1 GS is eligible for JT if orders received while working in old post. 2 if the GS received orders after he has been relieved, and if break does not exceed 30 days, the break can be converted into JT without pay by HOD. Options are A 1 only, B 1 and 2 both, C none, and D both. And the right answer is D. The GS is discharged due to reduction of establishment from one CGO and appointed to another CGO। यानी कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को एक एस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादा स्टाफ था, वहाँ से रिडक्शन के लिए वहाँ से रिलीव किया और दूसरी जगह पर उन्होंने जाके ज्वाइन किया, तो एक तरह से उन्होंने एक पोस्टिंग को छोड़ा दूसरी जगह पर गए, ऐसे ट्रांसफ़र की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, JT मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब एम्प्लॉयज़ की तो गलती नहीं है ना, उसको तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि जहाँ स्टाफ को कम करके दूसरी जगह पे जहाँ कमी थी वहाँ डाला जा रहा है, तो उसको तो JT मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर उसको पुरानी पोस्ट में काम करते हुए ऑर्डर मिल गया तब, अब सपोज ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को रिलीव कर दिया, अभी नई पोस्ट की उसको मिला नहीं, रिडक्शन कर दिया स्टाफ का, लेकिन नई पोस्ट पर ज्वाइन नहीं कराया गया, 20 दिन बाद पता चलता है उनको नई पोस्ट के लिए ज्वाइन करा दिया गया है। अब वो ज्वाइन करते हैं तो जो 20 दिन का पीरियड था वो कहाँ जाएगा? वो 20 दिन का पीरियड जो जाएगा वो आपका HOD के पास पावर है कि वो उस 20 दिन के पीरियड को रेगुलराइज कर सकता है, उसके लिए JT ग्रांट कर सकता है। इफ़ ही रिसीव्ड ऑर्डर्स आफ्टर ही हैज़ बीन रिलीव्ड एंड इफ ब्रेक डज नॉट एक्सीड 30 डेज, यानी कि अभी 30 डेज नहीं हुए हैं, एंड द ऑफिशियल रेंडर्स नॉट लेस देन 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, द ब्रेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू JT विदाउट पे बाय HOD। HOD चाहेगा तो इस 20 दिन को JT में कन्वर्ट कर देगा, बट विदाउट पे। अब वो पे तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ आपका जो गैप था वो गैप को फिल कर दिया जाएगा ज्वाइनिंग टाइम के, आपको उसके लिए अपनी कोई लीव नहीं देनी पड़ेगी, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीडिंग ऑन लीव फ्रॉम अ प्लेस इन रिमोट लोकेलिटी इज एंटाइटल्ड वंस इन अ कैलेंडर ईयर टू ज्वाइनिंग टाइम फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी। ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द आंसर इज ए ट्रू। गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिमोट लोकेलिटी में रहते हैं उनको कैलेंडर ईयर में एक बार ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है जर्नी के पीरियड के लिए, जर्नी के टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सेम स्टेशन इन केस ऑफ JT मीन्स? JT में हम बात करते हैं सेम स्टेशन या एंड द स्टेशन, तो सेम स्टेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर 1 एरिया फॉलिंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेम म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, 2 इट इंक्लूड्स कॉन्टिन्यूअस सबर्बन म्यूनसिपैलिटी, 3 it includes notified areas, and 4 cantonments also considered under the same station. Options are A 1 2 and 3 only, B 1 3 and 4 only, C 2 3 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is D। अब सेम स्टेशन का मतलब क्या होता है कि एरिया जो है वो सेम म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता हो, या उसकी सबर्बन कोई म्यूनसिपैलिटी का एरिया हो, या कोई नोटिफाइड एरिया हो, या कैंटोनमेंट, ये सभी केस में सेम स्टेशन का मतलब आय की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द ट्रांसफ़र इज कैंसिल्ड आफ्टर हैंडिंग ओवर चार्ज एंड बिफोर टेकिंग ओवर न्यू चार्ज, द टाइम लैप्स बिटवीन द हैंडिंग ओवर चार्ज एंड टेकिंग ओवर द न्यू चार्ज विल बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड,
बी ज्वाइनिंग टाइम, सी डाइस नॉन एंड डी रेगुलराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एंड द राइट आंसर इज बी। अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जाता है और उसको ट्रांसफ़र के बाद वो चार्ज हैंड ओवर कर दिया और उसने न्यू चार्ज नहीं लिया, उसके बाद उससे पहले ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया जाता है, उससे बोला जाता है वापस आके इसी पोस्ट पे ज्वाइन कर लो। तो टाइम लैप्स हुआ है, इस बीच में उसने ऑफिस नहीं किया था, इसका क्या होगा, इस टाइम को ज्वाइनिंग टाइम माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइनिंग टाइम। 1, ज्वाइनिंग टाइम विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंटिव पोस्ट एंड द पोस्ट फॉर विच द पे इज ड्रॉन। 2, joining time in continuation of leave will count for increment in the post on which the last day of leave counts for increment. 3, willful absence from duty after expiry of joining time will be treated as misbehavior for the purpose of FR 15. Options are A, all of the above, B, 1 and 2 only, C, 1 and 3 only, and D, 2 and 3 only. And the right answer is A, all of the above. ज्वाइनिंग टाइम होगा वो इंक्रीमेंट के लिए बिल्कुल काउंट किया जाएगा। दूसरा, ज्वाइनिंग टाइम इन कंटिन्यूएशन ऑफ लीव विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट। अगर ज्वाइन लीव के बाद आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर रहे हो तो बिल्कुल किया जाएगा। फॉर विच द लास्ट डे ऑफ लीव काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट। जो भी ज्वाइनिंग टाइम के बीच में होगा और लास्ट डे जो होगा उस दिन जो लीव का था, क्योंकि लीव तो एक तरह से ड्यूटी है, अब ड्यूटी पे नहीं हो, लीव पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको ऑन ड्यूटी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लास्ट डे ऑफ लीव होगा वो आपका इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ज्वाइनिंग टाइम विल बी ट्रीटेड एज मिसबिहेवियर एंड फॉर द पर्पज ऑफ FR 15। अगर आपने ज्वाइनिंग टाइम ख़त्म होने के बाद भी मना किया है, विलफुल एब्सेंस है, जानबूझ के आपने एब्सेंट किया है ड्यूटी से, तब आपके अगेंस्ट में मिसबिहेवियर की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं। अब यहाँ पे याद रखना ये डिफरेंट है, जेटी का एक्सटेंशन से अलग है, एक्सटेंडेड नहीं है, और ये जेटी को नॉन अवेलिंग में भी नहीं आता। ये विलफुल एब्सेंस है, जब पता है कि आपने जानबूझ के एब्सेंट किया है, उस केस में आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डे जेटी इज अवेलेबल इन केस ऑफ। एक दिन की जेटी कब कब मिलती है? ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, यानी सेम स्टेशन पर लेकिन रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा। बी, ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपका सेम स्टेशन पर है बट आपका रेजिडेंस चेंज होता है तब। सी, ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपका स्टेशन चेंज हो जाता है बट आपका रेजिडेंस चेंज नहीं होता, जिसका हमने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई दिल्ली से गुड़गांव स्टेशन शिफ्ट हो जाता है बट उसका रेजिडेंस वही रहता है, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी मैनेज हो जाता है, तो अब उस केस में जेटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आप सेम स्टेशन पर हो, आपका रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा, तो आपको जेटी मिलेगा। आप सेम स्टेशन पर हो, आपका रेजिडेंस चेंज हो रहा है, फिर भी एक ही दिन का मिलेगा, ज़्यादा के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप अनदर स्टेशन पर भी हो तब भी आपका रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा, तो भी आपको एक ही दिन का मिलेगा। यानी कि आपके जिसका रेजिडेंस है या तो स्टेशन सेम हो या रेजिडेंस सेम हो, दोनों में से अगर एक चीज़ भी होती है, फुलफ़िल होती है, तो आपको जेटी एक ही दिन का मिलेगा। चाहे आपका रेजिडेंस चेंज हो जाए, अगर स्टेशन सेम है नहीं मिलेगा, चाहे आपका रेजिडेंस सेम है लेकिन स्टेशन चेंज हो जाए तब भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ अगर सेम है तो फिर आपको सिर्फ एक दिन का ही जेटी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर इज कैलकुलेटेड इन केस द ट्रांसफर ऑर्डर इज रिसीव्ड एट प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर। B, the charge is relinquished at a place other than his old headquarters. C, the headquarters is changed while on tour and the tour station itself. And D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. ज्वाइनिंग टाइम के पर्पज़ के लिए ओल्ड हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर के बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी? द ट्रांसफ़र ऑर्डर रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर, अगर किसी तीसरे प्लेस पर भी उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर रिसीव हुआ है, वो उस टाइम पे हेडक्वार्टर पे नहीं है, लीव पर अपने होम टाउन में कहीं भी है, तब भी उनको जो डिस्टेंस को जो होगा जेटी का पर्पज़ से दिया जाएगा वो ओल्ड और न्यू से किया जाएगा। सपोज एक एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर है दिल्ली, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है दिल्ली से
सपोज़ करते हैं जयपुर, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, बट उनका होम टाउन है साउथ में 2000 किलोमीटर दूर। अब वो बोलते हैं कि मुझे तो 2000 किलोमीटर दूर मिला है ट्रांसफ़र ऑर्डर, मुझे तो जेटी 2000 किलोमीटर के हिसाब से बेनिफिट मिलना चाहिए। नहीं, आपको जेटी मिलेगा आपको ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर के बीच में, दिल्ली से जयपुर के बीच में। सेकेंड पॉइंट, द चार्ज ए रिलिंक्विश्ड एट अ प्लेस अदर देन हिज ओल्ड हेडक्वार्टर। सिमिलर पॉइंट है कि चार्ज उन्होंने कहीं और दिया है, अपने ओल्ड हेडक्वार्टर की जगह कहीं और चार्ज को लीव किया है, उनको चार्ज छोड़ने के लिए कहीं और जाना पड़ा है। तब वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर चार्ज ड्रॉप किया है, छोड़ा है, तो यहाँ से मिलना चाहिए। नहीं, आपको फिर भी ओल्ड हेडक्वार्टर से मिलेगा। तीसरा, द हेडक्वार्टर इज चेंज्ड वाइल ऑन टूर एंड टू द टूर स्टेशन इटसेल्फ। अब अगर वो कोई एम्प्लॉय टूर पे है, हेडक्वार्टर जो है वो टूर वहीं पर शिफ्ट हो जाता है, उनका हेडक्वार्टर कोई दिल्ली शिमला गया है, उनका हेडक्वार्टर शिमला ही शिफ्ट हो जाता है, तो हेडक्वार्टर चेंज हो गया तो भी उनको ओल्ड हेडक्वार्टर से ही मिलेगा। चलते हैं आगे। जॉइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विथ AEL, BCL, C स्पेशल कैजुअल लीव, D ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज CL। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि JT को सिर्फ CL के साथ कंबाइंड किया जाता है और CL को सिर्फ स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही कंबाइंड किया जाता है, किसी के साथ भी कंबाइंड नहीं होती हैं। Question number 26. In case of second transfer before joining the new post, fresh joining time is allowed from the date of receipt of the order for the second transfer. A true, B false, C true but joining time already availed is adjusted, and D none of the above. And the right answer is ट्रू, A। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने को एक ट्रांसफ़र के एक लोकेशन पर ट्रांसफ़र किया, उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले दूसरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया और उस बीच में उन्होंने पुराने वाले ट्रांसफ़र की जेटी अवेल कर ली, तो अब उनको क्या होगा, उनको फिर से जेटी मिलेगी और ज्वाइनिंग टाइम जो है वो फिर से आपको दिया जाएगा सेकेंड ऑर्डर के साथ। Question number 27. In case of second transfer before joining the new post, fresh joining time is allowed based on distance between। अब यहाँ पर आता है कि आपका सेकेंड ट्रांसफ़र हुआ है फर्स्ट ट्रांसफ़र के बाद, जॉइनिंग द न्यू पोस्ट, फ्रेश जॉइनिंग टाइम इज अलाउड। अब फ्रेश जॉइनिंग टाइम जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ओल्ड पोस्ट एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू पोस्ट ऑन सेकेंड ट्रांसफ़र। यानी कि ओल्ड पोस्ट के हेडक्वार्टर और न्यू पोस्ट के, यानी सेकेंड ट्रांसफ़र के बाद जो न्यू हेडक्वार्टर बनेगा उसके बीच में, हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू पोस्ट ऑन फर्स्ट ट्रांसफ़र एंड हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू पोस्ट ऑन द सेकेंड ट्रांसफ़र। यानी कि पहले ट्रांसफ़र से दूसरे ट्रांसफ़र की जो लोकेशन थी उनके बीच में। तीसरा, प्लेस ऑफ रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ सेकेंड ट्रांसफ़र एंड हेडक्वार्टर ऑफ न्यू पोस्ट ऑन सेकेंड ट्रांसफ़र। यानी कि जहाँ पे आपको सेकेंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिला था उस जगह से लेके एंड न्यू सेकेंड ट्रांसफ़र की जो लोकेशन है वहाँ का मिलेगा। अब डी नन ऑफ द अबव देख लेते हैं। आंसर इज सी, प्लेस ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेकेंड ट्रांसफ़र, जहाँ पे आपको सेकेंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिला है एंड हेडक्वार्टर ऑफ न्यू पोस्ट ऑन सेकेंड ट्रांसफ़र। यानी कि आप, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग टाइम तो अवेल किया ही नहीं, आपने पहले वाले को ज्वाइन तो किया ही नहीं है, लेकिन पुराने वाले को आपने छोड़ दिया है, पुराने वाली पोस्टिंग को छोड़ दिया, यानी पुराने हेडक्वार्टर से आपको मिलेगा नहीं, पुराने हेडक्वार्टर से आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। न्यू हेडक्वार्टर आपको मिला नहीं है अभी तक, क्योंकि आपने वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किया है, तो आपके पास कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है इस बीच में। तो जहाँ भी आपको ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिलेगा वहाँ से लेके और न्यू पोस्ट का सेकंड हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे मिलेगा। अगर आपने सेकंड ट्रांसफ़र को हेडक्वार्टर को ज्वाइन कर लिया होता, फर्स्ट हेडक्वार्टर को ज्वाइन कर लिया होता, तो आपको फर्स्ट हेडक्वार्टर से सेकंड हेडक्वार्टर का मिल जाता। अगर आपने फर्स्ट हेडक्वार्टर को, यानी पहला जो हेडक्वार्टर था ओल्ड हेडक्वार्टर, उसे चार्ज छोड़ा नहीं होता, पहले ट्रांसफ़र से के बाद आपने चार्ज रिलिंक्विश करने से पहले ही आपको सेकंड हेडक्वार्टर के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल गया होता, तो आपका ओल्ड हेडक्वार्टर से होता। बट यहाँ पर आपने चार्ज छोड़ दिया है, बट न्यू हेडक्वार्टर को ज्वाइन नहीं किया है। अब क्योंकि नया ज्वाइन नहीं किया, आपके पास कोई हेडक्वार्टर नहीं है, तो जहाँ पर भी आपको ऑर्डर मिला है वहीं से आपको जेटी दिया जाएगा। Question number 28. Unavailed JT is credited to EL account in case of transfer within the same station, transfer to another station not involving change of residence, and C, transfer to another station also involving change of residence, and D, all of the above. And the right answer is C, transfer to another station also involving change of residence। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपका स्टेशन सेम है या आपका रेजिडेंस सेम है बट स्टेशन चेंज होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, आप अपने जो 1 डे का जेटी मिलता है आप उसको ईएल में क्रेडिट नहीं करा सकते हो। सपोज़ किसी, जैसे हमने बात की थी कि दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट होता है, एक दिन का जेटी मिला, 1 तारीख को आपको ऑर्डर मिला,
3 को आपको ज्वाइन करना था, तो 1 दिन का आपको जेटी मिला हुआ है। आप 2 को ज्वाइन करना चाहो और उसको क्रेडिट करा लो, नॉट पॉसिबल। अगर आपका सेम स्टेशन है या सेम रेजिडेंस है, आपको जेटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जेटी का जो क्रेडिट मिलता है ईएल में, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली तभी मिलता है जब अनदर स्टेशन भी हो और चेंज ऑफ रेजिडेंस भी हो, यानी रेजिडेंस भी चेंज होना चाहिए और स्टेशन भी चेंज होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। और इसका लॉजिक ये है कि अगर 1 दिन का जेटी है और आपको इमीडिएटली ज्वाइन कराना है आपके ऑफिसर को, तो वो आपको फ़ोन पे बोल ही देगा। वो 1 दिन की बात है, आपका स्टेशन सेम है या आपका रेजिडेंस सेम है, तो आपके लिए उस मैटर को सॉल्व करना बड़ा इजी होगा। आपको फोर्स करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी। इसलिए आपका इस केस में जेटी को ईएल में क्रेडिट किया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 29, डैश अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम। Options are A, house rent allowance, B, convenience allowance, C, permanent traveling allowance, and D, both B and C. And the right answer is D, both B and C. ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने बताया था, फिर से बताते हैं हम लोग कि कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, ये 2 अलाउंस कभी भी जेटी में एडमिसिबल नहीं होते हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एम्प्लॉय डज नॉट ज्वाइन द न्यू पोस्ट विद इन द एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम, यानी कि विद इन ज्वाइनिंग टाइम के अंदर अब नहीं ज्वाइन करता है, ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू एनी पे और लीव सैलरी फॉर द पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ जेटी। ज्वाइनिंग टाइम एक्सपायर हो चुका है बट उसने नए स्टेशन पर ज्वाइन नहीं किया है, न्यू पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको सैलरी या कोई और पे नहीं मिलेगा। ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स, और राइट आंसर इज ट्रू। आपको जेटी के बाद आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना ही होता है, नहीं तो आपको उस बीच का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसी को तो हम डैश नॉन बोलते हैं, डैश नॉन का केस होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जेटी का हमने किया है एफआरएसआर के अंडर में, और आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन हमें दीजिए, जिससे कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। और थैंक यू वेरी मच।